सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट जहाँ सर पे। आज से मैं आप लोगों को पॉलिटी स्टार्ट करने वाला हूँ। आज ये पॉलिटी जो है ये कंटिन्यू चलेगी जब तक कि ये सारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता। और टारगेट 50 डेज का जो मैं क्विज ग्रुप चला रहा हूँ, जिसके अंतर्गत 50 डेज में हम लोगों ने जीके जीएस को कवर और कंप्लीट करने का जो फैसला किया है, उसके हिसाब से मैं सारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ और टारगेट भी दे रहा हूँ, जिसे आप लोग काफ़ी अच्छा से जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वर्चस्व के साथ उसमें भाग ले रहे हैं और मेरे साथ जो है इस वीडियो और ग्रुप दोनों में जुड़ के जो है वो अपना बेनिफिट ले रहे हैं। तो इस हिसाब से आज का वीडियो जो है वो पॉलिटी का होगा और उसमें भी हम लोग जिस टॉपिक पे आज पढ़ने वाले हैं वह काफ़ी अच्छा टॉपिक है, भारतीय संविधान का विकास का इतिहास। यह टॉपिक इसीलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है कि हम संविधान पढ़ने से पहले उसका विकास कैसे हुआ, किस किस अधिनियम के तहत हुआ और किन किन जो है वो कानूनों के से मिलके बना हुआ है, इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये टॉपिक अनदेखा करने की चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसीलिए आप इस टॉपिक को कम्प्लीटली देखिएगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मैं शॉर्टकट नहीं अपना रहा हूँ, मैं आपको बस कुछ फैक्ट बता के निकलना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लंबा होगा पर अच्छा होगा वीडियो, आप देखने के बाद अपने आप को जो है वह मजबूत फील करेंगे, अच्छा फील होगा आपको और आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला जो पॉइंट्स है वह है कि भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, यह हमारा जो हेडिंग है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि 1757 में प्लासी का लड़ाई हुआ था, यह भी आप याद रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और 1764 में, देखिए दोस्तों मैं आपको हिंट्स के लिए बता देता हूं कि जिस भी पॉइंट्स को मैं डबल टिक करूंगा आप समझ जाइएगा कि वो पॉइंट्स एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैं पढ़ाने के क्रम में जिस पे डबल टिक करूंगा आप समझ जाइएगा कि यह एग्जाम के लिए वीवीआई है, आप उसे पक्का नोट डाउन करें। कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मैं आपका जो है वो वीडियोस में से नोट्स बना रहा हूं, तो काफ़ी अच्छा बात है। जिसको मैं डबल टिक करता हूं कम से कम उतना को जरूर नोट डाउन करिए, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। तो आगे चलते हैं। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 में जो है वो बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी है। यह दोनों युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेज जीत गया था दोनों युद्ध में और उसके बाद बंगाल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था। और उस शासन, यह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन हुआ वह अपने शासन को अच्छे तरह से चलाने के लिए उसके तो जो हेड और नेतृत्व करता तो वो सब अंग्रेज थे। उन्होंने अच्छे तरह से शासन चलाने के लिए, कंपनी का शासन इंडिया पे अच्छी तरह से चल सके, उसके लिए समय समय पे कई एक्ट पारित किए, जिससे भारतीय संविधान के विकास की पीढ़ियाँ बनी। अर्थात उन लोगों ने जो एक्ट समय समय पे पारित किया हर 5-10 साल पे, वो चीज़ धीरे धीरे उन सब में से अच्छे अच्छे पॉइंट जुड़ते भारतीय संविधान में जो है वो सीढ़ियाँ का काम किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, यह सबसे फेमस है क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि 1773 का हेडिंग है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंतर्गत जानते हैं कि क्या सब हुआ था इस अधिनियम के अंतर्गत। इसका संवैधानिक महत्व बहुत अधिक है, इसीलिए आप इस सारे पॉइंट को जो है अच्छे से देखेंगे। पहला पॉइंट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, यह सब पहली बार हो रहा था। तीसरी पॉइंट है कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, अर्थात जो है वो सेंट्रल में जो है वो सारा काम होगा। कहने का मतलब है कि एक कंपनी पूरे देश पे जो है वह शासन करेगी और उसका ही फरमान लागू होगा। इसकी जो विशेषता थी वह यह है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया गया, अर्थात जो बंगाल का गवर्नर होता था, अर्थात उस कंपनी का गवर्नर, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई। तथा यह आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए अच्छा है, मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया, अर्थात जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया अब उसके ही अंतर्गत मद्रास और जो है मुंबई के गवर्नर को रखा गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कई बार पूछता है आपसे कि भारत जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, और याद रखिएगा कि यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। यह कौन था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, यह प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई। इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार की स्थापित की गई जिसमें
गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य होते थे, अर्थात गवर्नर जनरल के अलावा 4 सदस्य और होते थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। वो सब मिलकर कोई जो है वो फैसला लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अर्थात भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1774 ईस्वी में। और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आपको पूछ सकता है कि पहली हाई कोर्ट कहाँ स्थापित की गई थी और किस ईस्वी में या फिर किस एक्ट के अंतर्गत, खास करके किस एक्ट के अंतर्गत, ये आता ही है एग्जाम में। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 ईस्वी में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई जो भारत की पहली हाई कोर्ट थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा इम्पे, यह उस कोर्ट के जो है वो जज थे, हेड जज। और अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। इनका नाम उतना जरूरी नहीं है, पर सर एलिजा इम्पे का नाम जरूरी है। और प्रथम हाईकोर्ट कहाँ बना था? तो कोलकाता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत के लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करना सशक्त होगा। आपको पूछ सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वह किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था? तो यह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। अर्थात इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना, अर्थात जो भी भारत में गतिविधियां होती थी वह इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को सूचित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार ध्यान देंगे। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए उस एक्ट में जो कमी थी, इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे देखेंगे। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके अंतर्गत इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बनाया जाता था वह व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया जो राजनीतिक मामलों का देखरेख करता था। अर्थात अब जो बोर्ड है वो 2 भागों में बना दिया गया था। एक कौन था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामलों को देखता था, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था। फिर आया अगला 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत जो है वह नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की। अर्थात भारत का जो राजस्व होता था उसमें से जो है वो सारे नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी जो है वो वेतन लेने लगे इस एक्ट के अंतर्गत। ये सब एक्ट जितना मैं पढ़ रहा हूँ वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लागू करती थी समय समय पे, उसकी शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चलने के लिए, जैसे सरकार जो है समय समय पे अलग अलग शासन या अलग अलग कानून निकालती रहती है। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको भी ध्यान से देखेंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात कंपनी को 20 वर्ष की और जो है वो डील मिल गई, या फिर उसका 20 वर्ष के लिए और शासन बढ़ गया। नेक्स्ट, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। कहने का यह मतलब है कि भारत, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती है, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। लेकिन कुछ ऐसे देश थे जिसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त था कि केवल वही जो है वह व्यापार कर सकती है। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, और जो है इसका मतलब यह है कि कंपनी के अलावा सभी ब्रिटिश के लोग जो है वह भारत के साथ अब व्यापार करने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि जो ईसाई के जो फादर होते थे उन्हें 1813 से पहले भारत आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट है 1833 का चार्टर अधिनियम। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान से पढ़ें। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं यह थी, 1833 का हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी मुख्य विशेषता क्या सब थी?
तो इसकी मुख्य विशेषता थी, पहला है कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, अर्थात अब कंपनी जो है वह व्यापार नहीं कर सकती थी। जब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया, अर्थात अब जो पहले जो बोर्ड दो भागों में बटा था, एक व्यापार का देखरेख करता था और एक जो है वो शासन का, लेकिन अब कंपनी को पूर्णतः जो है भारत पर शासन करने के लिए ही बनाया गया और उसका जो है वह व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको पूछ सकता है कि किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कहा जाने लगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। बंबई तथा मद्रास में जो परिषद विधि कानून बनाते थे उनकी शक्तियों को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, मतलब दास प्रथा को बंद किया गया, अर्थात उसको जो है गलत माना गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। आपको पूछ सकता है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब कर दिया गया, तो 1843 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश तथा रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार देगा, अर्थात पूरे देश के लिए बजट भी एक ही जगह बनना शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग नियुक्त की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। आपको पूछ सकता है कि किसकी अध्यक्षता में प्रथम भारत में विधि आयोग की गठन किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। यह भी काफ़ी अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट्स बनते हैं, ये अब हम इसको ध्यान से देखते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या सब थी 1853 की चार्टर एक्ट की, तो यह थी कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई, अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन इसी एक्ट के अंतर्गत से शुरू हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति का 1854 में नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत मंत्री परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, अर्थात विधान पार्षद जो पद है इसका सृजन कब से हुआ, तो 1853 के चार्टर एक्ट से। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी अच्छा है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। यह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप इसको ध्यान से सुनिए कि 1858 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम था इसके अंतर्गत जो विशेषताएं थी वो ये सब थी कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। सबसे जरूरी है यह पॉइंट, कई बार एग्जाम में आता है और लाखों बार भर भर के आता है यह एग्जाम में, कि ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश सरकार ने, अर्थात ब्रिटिश क्राउन ने, जो ब्रिटिश की महारानी थी, राजगद्दी था, उसने कंपनी से भारत का शासन किस वर्ष या किस चार्टर अधिनियम के तहत ले लिया, तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अब चार्टर एक्ट नहीं आता था, अब भारत शासन अधिनियम, क्योंकि अब भारत पे जो है वो ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया था और यह इसका पहला खासियत था। दूसरा कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में अब मंत्री बनने लगे थे। 15 सदस्यों की भारत परिषद नामक मंत्री परिषद की सृजन किया गया, बनाया गया, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के होते थे तथा 7 सदस्य कंपनी के निदेशक और मंडल द्वारा जो है वो चुने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। यह भी आपको आ सकता है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीय संसद पर सीधा जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसी के अंतर्गत जो है भारतीय मामला पर ब्रिटिश सरकार का जो है पूरा शासन नियंत्रित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर देगा। वो जो 2 पद बनाए गए थे उन दोनों को समाप्त कर देगा, ये भी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। आपको पूछ सकता है कि भारत के राज्य सचिव पद की जो है वो का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह एग्जाम में आता है। भारत के राज्य सचिव का पद कब बनाया गया। नेक्स्ट है वो अपने भारत के राज्य सचिव जो है
वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण होता था। उसी का वाक्य अंतिम वाक्य होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो चाहे अन्य ब्यौरे के विषय में हो। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आता है कि भारत के गवर्नर जनरल को बदलकर जो 1858 अधिनियम के अंतर्गत वायसराय कर दिया गया, अब वह भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और इस समय के गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे, इसीलिए अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो है वह लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें कि प्रथम गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम जो है वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम की क्या विशेषता थी। अगला जो अधिनियम आया था 1858 के बाद, वह था 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। क्योंकि अब भारत पर जो है वो ब्रिटिश सरकार का स्थापना हो गया था, तो अब चार्टर एक्ट करके नहीं आता था, या फिर अब कंपनी एक्ट करके नहीं आता था, अब आता था भारत परिषद अधिनियम, अर्थात पूरे भारत को वह संबोधित करता था। तो 1861 के अधिनियम की विशेषता जो है वो इस तरह से है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। जो गवर्नर जनरल के जो मंत्री परिषद होते थे या फिर उनका जो कार्य करने का परिषद होता था मंत्री, उनको बढ़ाया गया। दूसरा पॉइंट है, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, और जिसमें लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग पहले जो है वो भारतीय वायसराय थे। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट है, ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी, अर्थात जिस तरह अभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उसी तरह यह चीज़ जो है वह गवर्नर जनरल के लिए लागू था। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत के प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की, अर्थात भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। इसी एक्ट के तहत 1861 के एक्ट के तहत भारतीयों को भी उसमें शामिल किया जाने लगा। नेक्स्ट है, वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था, अर्थात कुछ इंडियन को जो है वो लेकिन वो उनको सरकारी सदस्यता नहीं मिलती थी, लेकिन उनको जो है वह सम्मिलित किया जाने लगा। एक पॉइंट और बनता है कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। जिस तरह से अब यह 1861 में यह कानून बन गया कि अब आप ले सकते हैं इंडियन को गैर सरकारी सदस्य के रूप में। तो 3 आदमी को चुना गया था, किसको, तो पटियाला के महाराजा को, सर दिनकर राव को, और और बनारस के राजा को। तीसरा अब नेक्स्ट पॉइंट है कि 1873 ईस्वी का अधिनियम, 1873 का जो एक्ट है वह भी अच्छा है, उसको जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, अर्थात अब जो कि शासन चला गया था जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस फरमान के द्वारा यह जारी किया गया कि इसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और 1 जनवरी, इस डेट को याद रखेंगे, 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, अर्थात समाप्त कर दिया गया। एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वह जो है वह टोटल 1600 ईस्वी में हुई थी, इसको आप याद रखेंगे 1600 ईस्वी में। इसका डेट मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1600 ईस्वी में है, शायद 31 दिसंबर या 1 जनवरी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, शाही उपाधि अधिनियम 1876। यह एक्ट आया था 1876 में। इस एक्ट के अंतर्गत यह था कि गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य को नियुक्त कर उसे लोक निर्माण विभाग, अर्थात जो वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, लोक निर्माण विभाग जो कंस्ट्रक्शन का काम देखता है, इसकी जो है स्थापना की गई 1876 के एक्ट के तहत। 28 अप्रैल 1876 को घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित किया गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखेंगे कि महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य, अर्थात भारत का अब सबसे हेड जो होती थी वह महारानी डायरेक्ट होती थी। और यह किस एक्ट के तहत किया गया, तो यह 1876 के एक्ट, 1876 में से यह घोषणा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। जैसे विधान परिषद या फिर राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेते हैं। यह प्रथा की शुरुआत की गई 1892 के एक्ट के अंतर्गत। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो बहुत बार आता है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। और 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो है उसे क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। पहला तो ये पॉइंट बन गया, इसे आप देखें।
कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं, पहली बार जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपलब्ध किया गया, अर्थात मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन जो है वह निर्वाचन की व्यवस्था की गई, उनका अलग से उम्मीदवार बनाया गया। और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो है वो पहली बार राजनीतिक रूप से बंटवारा कर दिया गया कि मुस्लिम के अलग मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, अलग जाति के अलग होंगे। तो क्वेश्चन आता है कि मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध या पृथक चुनाव प्रणाली का उपबंध कब किया गया, किस एक्ट के अंतर्गत? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है कि, और इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अर्थात फूट डालो वाली जो नीति थी अंग्रेजों की, वह यहाँ से शुरू हो जाती है। उन्होंने धर्म के नाम पे इंडिया को बांट दिया इस एक्ट के अंतर्गत, और इससे क्या हो गया, जो है भारत में सांप्रदायिकता जो है वह वैधानिकता, उसको वैधानिकता मिल गई, अर्थात उसको जो है कानूनी रूप से मंजूरी मिल गई। और यह काम किसने किया? तो लॉर्ड मिंटो ने। नेक्स्ट है, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त की गई, अर्थात अब भारतीयों को जो है वह उस कार्यकारी परिषद के नियुक्त किया जाने लगा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिल गया, अर्थात अब उनको जो है इन सब चीज़ों में अधिकार मिल गया। नेक्स्ट है, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, जो विधान परिषद के सदस्य थे उनमें वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। प्रथम भारतीय सदस्य किन्हें बनाया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका का, उन्हें विधि का सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। 1909 ईस्वी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक और बचे हुए हैं। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो इन दोनों को मिला के इन दोनों ने मिला के यह अधिनियम पारित किया था, इसलिए इनके नाम पे जो है वह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसको कहा जाता है। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो मार्ले और मिंटो के बारे में हम लोग जानते हैं। लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे, इसीलिए वायसराय के नाम पे जो है वो अधिनियम निकाली जाती थी, और जो मार्ले थे वह इंग्लैंड के राज्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे, इसीलिए इन दोनों के नामों पे जो है इस एक्ट का नाम रखा गया था। नेक्स्ट है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप जरूर ध्यान से देखें। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो सुधार कहा जाता है। अब इसमें भी आप चेम्सफोर्ड लास्ट में देख रहे हैं, तो उस समय भारत का गवर्नर होगा चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू जो होगा वो चीफ सेक्रेटरी होगा इंग्लैंड का। तो इन दोनों के नाम से मिलके ही वो कोई भी सुधार अधिनियम जो उस समय आता था उसकी नाम रखी जाती थी। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो मेन बातें हैं वो इस तरह से हैं कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विसदन की व्यवस्था, अर्थात राज्यसभा लोकसभा, इस तरह की जो व्यवस्था की गई निर्वाचन में राज्य स्तर पे अलग और देश स्तर पे अलग, यह किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1919 के अंतर्गत आपको पूछेगा कि द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस सदन के अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1919। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों को 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत किए जाते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को होता था। बजट पर जो स्वीकृति प्रदान करता था वो निचला सदन करता था। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, मैंने अभी आपको बताया कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना का प्रवर्तन इसी एक्ट के अंतर्गत किया गया। कब? तो 1919 के एक्ट के अंतर्गत। प्रांतों में द्वैध शासन का यह जनक किसको कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को, इन्होंने ही द्वैध शासन व्यवस्था का जो है इन्हें जनक कहा जाता है प्रांतों में। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित या अंतरित।
कहने का यह मतलब है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो सबसे मेन बात हुई थी वह ये हुआ था कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। और द्वैध शासन किससे लेके क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किस एक्ट के अंतर्गत की गई, तो 1919। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरक्षित विषय वित्त, भूमि, कर, अकाल, सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि, यह सब आरक्षित विषय के अंतर्गत आती थी, जिसके बारे में मैंने ऊपर में बताया गया है कि प्रांतीय के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण और धार्मिक तथा आग्रहार दान, इन सब विषयों को हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि भारत के सचिव को अधिकार दिया गया था कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। अर्थात 1919 एक्ट के अंतर्गत यह चीज आ गया कि भारत में कैग की स्थापना हो सकती है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया था। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा अर्थात यूपीएससी का गठन किया गया। 1923-24 में किस आयोग की जो है वो सिफारिश पे, तो ली आयोग की सिफारिश पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों को में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत, अर्थात जो भी बचा हुआ भारत था उसको भी बांट दिया गया इस एक्ट के अंतर्गत। और अब सिख के लिए भी अलग से निर्वाचन जो है क्षेत्र बना दिया गया, अलग से निर्वाचन उम्मीदवार बना दिया गया, ईसाई के लिए अलग बना दिया गया, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग बना दिया गया और यूरोपियों के लिए अलग बना दिया गया। अर्थात पूरे भारत को बांट के रख दिया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। अर्थात पहली बार जो केंद्र का बजट आया था वो अलग बजट आया था राज्यों के बजट से। और इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय का अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया। और वह निम्न रूप क्या है, तो पहला है कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उनकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। अर्थात जब तक वो अनुमति नहीं देते उसको जो है वो वेरीफाइड नहीं होता था। नेक्स्ट है उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक की वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति प्राप्त थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। और यह किसको अधिकार था, तो वायसराय को। नेक्स्ट है कि वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था वायसराय, जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था, अर्थात राष्ट्रपति जैसा वह जो है वो अध्यादेश बना सकता था। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में पहली बार वोट देने का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत जो है वो महिलाओं को मिला। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉयड जॉर्ज थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, यह सबसे बड़ा भाग है भारतीय संविधान का। वर्तमान में जो भारतीय संविधान है वह इसी एक्ट पे टिका हुआ है। इसमें से बहुत सारा पॉइंट उसने उठा रखा है, तो यह एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इसे जरूर इस अधिनियम को पूरा जो है कंप्लीटली कंठस्थ रखेंगे। इसके बारे में हम अच्छे से और डिटेल से बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। 1935 ईस्वी का जो अधिनियम था उसमें कुल 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी। यह बहुत बड़ा अधिनियम था। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता थी वो इस प्रकार है कि अखिल भारतीय संघ अर्थात यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के अध्यक्षों व उनकी देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। अर्थात देशी रियासत जो राजा रहते थे उनको सम्मिलित होना है या नहीं होना है, यह उनके इच्छा पर डिपेंड करता था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और
स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, अर्थात जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी उन्हें बंद कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अब केंद्र में जो है वह द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं संवर्ती सूची, अर्थात जो आप संविधान में भी 3 सूची को देखते हैं, उसका निर्माण इसी शासन के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जो ऑप्शन इसका पॉइंट ए है कि परिसंघ सूची और प्रांतीय सूची जो बनाया गया था, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची, उसके बारे में ये डिटेल है कि परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इन सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे, अर्थात जैसे अभी केंद्र सूची होता है। दूसरा है प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य आधिकारिकता थी, जिसमें राज्य जो है के अनुसार प्रांत बना सकते थे कानून, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल के कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। तीसरा है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के विषयों पर दोनों जो है वो मिलकर कानून बना सकते थे, और संवर्ती सूची के कुछ विषय इस तरह से दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि, अर्थात जिस तरह से अभी 3 सूची है उसी तरह से इस शासन अधिनियम के अंतर्गत 3 सूची का प्रावधान किया गया था। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए कुछ भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, अर्थात कोई किसी दूसरे का कानून नहीं बना सकता था। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति थी, अर्थात अगर आपात की स्थिति आती है तो केंद्र जो है वह राज्य की सूची पे कानून बना सकती है। 2 प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी, और संवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी हो सकती थी, अर्थात संवर्ती सूची पे भी जो है वह केंद्र हावी था। इस संविधान में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई, अर्थात सबसे जो हेड माना गया वो किसे, तो वायसराय को, और उसी को फैसला को अंतिम रूप माना गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, अर्थात इसमें जो है वह मिलकर कोर्ट की स्थापना की गई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की जाती थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को होता था, वहाँ से जो फैसला करता था वही होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता होती थी। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी एक प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत परिषद का अंत कर दिया गया, अर्थात भारतीयों की जो मंत्रियों की परिषद बनाई गई थी उसे इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है वह खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, अर्थात जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो बनाया गया था सबको अलग अलग करके उसे और विस्तार किया गया। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापकों को विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व करने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया, और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक कर देगा, अर्थात अब जाति के आधार पे नहीं, अब जो है जाति के आधार पे भी बांटना शुरू हो गया। कुछ इससे पहले धर्म के आधार पे बांटा गया था, पर अब जाति के आधार पे भी बांटना शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, इसमें जो है कोई प्रस्तावना नहीं थी। नेक्स्ट है इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत से अलग बर्मा जो है वो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यकाल के अधीन रखा गया, और बराड़ को मध्य प्रांत से में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्मा को कब अलग कर दिया गया, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 1935 के एक्ट के अंतर्गत ही जो है वह भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया, अर्थात भारत के 10% जनसंख्या को जो है मताधिकार मिल गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यह एग्जाम के लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है इसको जानना। 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था इसके अंतर्गत ही भारत को जो है वह आज़ादी मिली थी, तो इसके बारे में जानते हैं कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम की 20 धाराएँ थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान ये सब हैं, और पहला है कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए जाएंगे, और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी, अपना अपना वो शासन चलाएगी। नेक्स्ट है सत्ता का उत्तरदायित्व तो दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। उनके जो संविधान सभा है वह सत्ता का जो उत्तराधिकार लेंगे, और उसके बाद वो अपने हिसाब से संविधान चलाएंगे। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होगा, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी।
उसके बाद अगला पॉइंट है संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती। अर्थात जो उस वक्त का ब्रिटिश संविधान सभा का जो है उनका विधानमंडल के रूप में वह काम करेगी, जो उस समय का संविधान सभा रहेगा वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और शासन सुचारू रूप से चलने के लिए तब तक उन लोगों का साथ देगी जब तक वो अपना संविधान खुद नहीं बना लेती। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी और वो लोग जो है उसको जो है वो कानून बनाने के लिए मदद करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। भारत मंत्री नाम का जो पद था उसे समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, अर्थात जब तक वो अपना संविधान नहीं बनाते तब तक 1935 का जो शासन अधिनियम था उसके ही अंतर्गत कानून चलेगा, जब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। नेक्स्ट है कि देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया कि अब देशी रियासत देशी जो राजा सब थे उनके राज्य पर ब्रिटिश की जो है सर्वोपरिता नहीं रहेगी, ब्रिटिश सरकार जो है उस पर अपना दबाव नहीं थोपेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और भावी संबंधों को निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। वो अपने मन मुताबिक किसी भी देश में जा सकते थे और वो जहाँ रहना चाहे वहाँ के वासी हो सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। अर्थात ये जो क्षेत्र हैं ये सब जो है वह पाकिस्तान में चला गया और उसके अलावा अन्य क्षेत्र जो है वह भारत को मिल गया। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को प्रवृत्त होने के लिए पूर्व जनता संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था, इसीलिए वह जो है वह पाकिस्तान में मिल गया। तो ये थी हमारी भारत की कंप्लीट जो है वो संवैधानिक इतिहास। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। आप लोग अगर एक बार में कुछ पॉइंट्स में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए और इस जो है अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कीजिए। रहा क्विज़ और किसी बाकी जो है वीडियोज़ को देखने के लिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दे रखा हूँ, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं ग्रुप में और सारे जो है वो वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।